जय हिंद दोस्तों। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो आ चुकी है, आज हम आप लोगों को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप लोगों में, और इसका सिलेबस में क्या क्या है, कितने आरक्षण किस कैटेगरी को क्या क्या दिए गए हैं, और इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं, और ऑनलाइन फॉर्म की तिथि क्या है, और इसमें कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है, वो चीज़ें हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या इतनी है। कक्षा देखिए, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक। ये वेबसाइट, ये बिहार की वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में ये जो कैटेगरीज का जो सीटों का डिवाइडेशन है, वो किस किस कैटेगरी को क्या क्या दिया गया है और कितनी सीटें हैं। यहाँ पे सामान्य कैटेगरी, आरक्षित, अनारक्षित महिला, आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस वाले पे, आर्थिक कमजोर से कमजोर वर्ग यानी महिला, मेल और फीमेल का अलग अलग यहाँ पे सीट का डिवाइडेशन किया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी में मेल का, और जनरल जिसमें नहीं लिखा है वो मेल है, और जिसमें लिखा है वो फीमेल का, अलग क्लियरिटी दे दी गई है। सभी कैटेगरीज में ऐसे दे दी गई हैं। और ये स्पेशल टीचर जो होते हैं, जो डीएड करते हैं, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे वीआई होता है, ये विजुअल इंपेयर्ड होता है, डीडी होता है, ओएच होता है, और एमडी होता है, ओएच ऑर्थो हैंडिकैप। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी, यानी उनके लिए भी कुछ सीटें यहाँ पे दे दी गई हैं, आरक्षित की गई हैं। अब श्रेणी वाइज ये आप लोग अपने कैटेगरीज के हिसाब से इन सीटों को आप लोग देख लेंगे, वरना ये वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग शॉर्ट में इस चीज को अध्ययन करते चलेंगे। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, विद्यालय अध्यापक के आराजी पत्र। यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय के लोग होंगे, उनका जो वेतन होगा वो कितना होगा, 25,000। और जो माध्यमिक वर्ग के लोग होंगे यानी 9 से 10, उनकी जो सीटों का डिवाइडेशन है, और सीटों के साथ साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अनारक्षित जो है हिंदी के 1416, और जो फीमेल वाले हैं 787, ईडब्ल्यूएस के 392, और ईडब्ल्यूएस की फीमेल को 150। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल का 626, अत्यंत पिछड़ा वर्ग फीमेल 359। इसी तरीके से मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरीज मेंशन कर दी गई हैं, और सीटों का डिवाइडेशन कर दिया गया है। जिस तरह से हमने प्राइमरी में देखा था, उसी तरीके से माध्यमिक यानी 9 से 10 वाले में भी इसी तरीके से सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। आप अपने सीट, अपने कैटेगरीज के हिसाब से किसमें आप आते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें सीटों का बंटवारा जो है, जो डिवाइडेशन, आप उसे देख लेंगे। और यहाँ पर जो मेन चीज है, इसमें जो वेतन है वो 31,000 है, यानी 31,000 रुपये। प्राथमिक में 25,000, और माध्यमिक में 31,000। अब 11 और 12 वाली क्लास में, अब इसमें भी जैसे जो पीजीटी वाले होते हैं, उनकी जो सीटों का डिवाइडेशन है सब्जेक्ट के हिसाब से किया गया है। इसमें भी वही चीज है कि मेल का क्या कितनी सीटें हैं, फीमेल की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कितनी सीटें हैं, मेल और फीमेल का डिवाइडेशन किया गया है। इसी तरीके से स्पेशल टीचरों का भी डिवाइडेशन है, और स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती नतनी पुतनी पोते हैं, उनका भी डिवाइडेशन किया गया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे 17 और 18 नंबर अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू। इनकी जो टोटल यानी यूआर की जो है, यानी मेल की वो 14,679,
अनरिजर्व्ड। ये अनरिजर्व्ड की यानी यूआर की, और यूआर फीमेल की 8,473। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस मेल की 4,226 और फीमेल की 1393। फीमेल ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 6,697, ये मेल का है। फीमेल का अलग से लिख दिया इन्होंने ताकि, और मेल में इन्होंने मेल नहीं डाला यानी पुरुष नहीं डाला है, तो जिसमें नहीं डाला है वो आप समझ जाएं कि वो पुरुष का है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग, और इसमें जो मेन चीज है वेतन, इसमें वेतन 32,000 यानी प्राइमरी में 25,000 और जूनी उसमें 9 और 10 में 31,000 और 11 और 12 में 32,000 रुपए। स्थायी पेंशन योजना के नियमावली के अनुसार ये चीजें हैं। परीक्षमान अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक का माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप में आयोजित वेबसाइट इतना पर, यानी आरक्षण की जो इसमें जो डिवाइडेशन किया गया है वो आप इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज बड़ा। ठीक। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आपको जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या अपवैधानिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी जो भी जो टीचर की जो वैकेंसीज हैं ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो इसमें मेंशन है वो कभी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी इसमें कोई संभावना क्या है कोई पता नहीं है। बट जो हमने मैक्सिमम देखा है वो वही रहती हैं, बट वो अपने इस बेस पे डाल देते हैं कि मे भी ऐसा अगर हो इन फ्यूचर तो वो घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। बट अभी तक 99% जितनी भी सीटें आई हैं वो उतनी ही रही हैं, फिलअप कर दी गई हैं, इसमें ज़्यादा शंका वाली बात नहीं है। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या अपवैधानिक जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है, यानी कि जो बच्चों के हिसाब से ये परीक्षा एक पाली में अगर होने वाली रहेगी तो एक ही डेट के एक पाली में हो जाएगी। अगर बच्चों की संख्या बढ़ी तो एक ही दिन के 2 पाली में हो जाएगी। अगर बच्चों की संख्या और बढ़ी, उनके एग्जाम कराने के जो स्कूल रहेंगे अगर वो कम पड़ेंगे तो वो 3 दिन में 2 दिन में 3 दिन में और पालियों के हिसाब से कराएंगे। ये भी आपका मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये चीज हो जाएगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो अनिवार्य निम्नवत है, यानी अब यहाँ पे ये चीजें देख लो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। पहले नंबर क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक तो उसके बाद कहाँ का हो, बिहार का। भाई साहब सबसे पहले तो यही अदर राज्य वालों को हटा दिया गया। क्या होना चाहिए, स्थायी निवासी। 2 चीजें होती है निवास, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट वो होता है जहाँ पे हम पैदा हुए रहते हैं और जहाँ पे हमारे सभी का एड्रेस मेंशन होता है। टेम्परेरी वो होता है कि हम कहीं पढ़ने के लिए गए, वहाँ पे 2 महीने 4 महीने 1 साल रहे, वो हमारा टेम्परेरी हुआ। हम कहीं जॉब करने के लिए गए, वो हमारा टेम्परेरी हुआ। क्योंकि अब अगर हम परमानेंट वहाँ रहने लगे 40-50 साल रहे और वहाँ पे हमने डोमिसाइल सब अपना जो सर्टिफिकेट है यानी जो डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ का बनवा लिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, फिर हमारा सारा काम वहाँ से होने लगेगा। इस तरीके से अब जो हम लोग हैं ये हम लोग यूपी से, तो हमारा परमानेंट एड्रेस यूपी। अगर हम बिहार में जाके 10-20 साल रह के 50 साल नौकरी करके वहाँ पे अगर हमारा सब कुछ बन जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो हम कहाँ के हो जाएंगे, वहाँ के भी हम निवासी हो जाएंगे। निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित हो जो संप्रति निम्नवत है। अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक में आपकी जो योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या क्या है इसमें मेंशन है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी आपका जो इंटर हो वो कितना होना चाहिए,
50% होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके जगह पे क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। अभी आप लोगों ने देखा है डीडी दिया है, एचआई दिया है, वीआई दिया है, एमआर दिया है, वो सब क्या है, वो यही है कि उसका कोई भी नाम दिया गया हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ये देखिए यही चीजें हैं, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा या तो ये हो या ये हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, यानी बीएलएड किया हो, ये जो आई है। उसके बाद या ये हो या क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, यानी जिसे स्पेशल टीचर कहते हैं। उसके बाद स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अभी आप लोगों ने उसमें देखा है कि डीडी करके था, एचआई करके, वीआई करके, ये अलग अलग क्या है, उसके नाम है, ठीक है। उसके अलग अलग नाम है। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा यानी बीएड होना चाहिए। अब स्नातक यानी आप ग्रेजुएट हो, सॉरी 50% अंकों के साथ आप स्नातक यानी आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो और आपके पास क्या हो, बीएड हो, आप ये भी एलिजिबल हैं। बीएड वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हैं। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, यानी बीएड एमएड वालों को भी इसमें वरीयता दी गई है, यानी वो भी इसमें एलिजिबल है। न्यूनतम कितना, 55% अंकों के साथ क्या हो, स्नातकोत्तर हो, यानी जो पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हो, या तो बीएड किया हो या एमएड किया हो, ठीक है। ये नहीं खाली स्नातकोत्तर किया हो और वो हो जाएगा, यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो होगा नहीं, उसके साथ ये मैंडेटरी है, ये चीजें होनी चाहिए। अगर स्नातकोत्तर नहीं किया तब भी ऊपर देखिए हो जाएगा, बीएड उसने किया हो। सॉरी, परंतु जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोट के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर, ये देखिए 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, यानी जिसे ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है अभी भी, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप में पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का समवैतनिक अवकाश मान्य होगा, यानी 6 महीने के अंदर उसे ये चीजें ब्रिज कोर्स करना होगा। जिसने भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान के 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने हेतु तो विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। क्या होना चाहिए, एनसीटीई से 3 वर्ष का एकीकृत बीएड एमएड, ठीक। बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। आपके पास ये चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स 6 महीने का, इसके लिए ज्वाइनिंग होने के 6 महीने तक में। ठीक है। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा, यानी 6 महीना उसे टाइम दिया जाएगा। हमारे यूपी में अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें जो फिलअप किए गए थे उनको ये कहा गया था कि वो उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे, लेकिन अभी तक उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अभी भी यूपी में शिक्षक हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं। वर्ग 1 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50%। ये देख लीजिए, अगर उर्दू से है तो आपको 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। वर्ग 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटरमीडिएट, यहाँ पे उर्दू 50%, यहाँ पे ये बांग्ला यानी लैंग्वेज के लिए उर्दू में 50, बांग्ला में 50, समकक्ष किसी डिग्री अथवा प्राच्य भाषा विशेष में संबंधित सामान्य विश्वविद्यालय अध्यापक गर्भ वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्ति है तो मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति है तो मान्य नहीं। यानी कोई अपनी प्राइवेट निजी संस्था चला रहा है और वो भाषा की डिग्री दे रहा है आपको, तो मान्य नहीं है। वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, उस लैंग्वेज की डिग्री जो आपके पास हो, तब तो वो मान्य है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये जो शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को ये 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। सामान्य विषय के लिए कक्षा 9, अभी तक ये क्या था, हम लोग कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए ये चीजें सब क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन थी। अब हम 9 से 10 तक के विद्यालय के लिए, विद्यालय में जो टीचर रहेंगे उनकी क्वालिफिकेशन की क्या है उस चीज पर हम चर्चा करते हैं। निर्दिष्ट विषय समूह में क्रम से कम 50% अंक सहित किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका हो वो कम से कम कितना हो, 50% हो। उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक क्या बीएड होना मैंडेटरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य के कम से कम 45%, ये भी अब इसमें या तो ये हो या ये चीज हो, 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा तथा 13/11/2002 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002
तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। यानी आप जो बीएड किए हो ये क्या होना चाहिए? फाइल मैनेजर बिहार में करते हैं। यहाँ पे हम लोग थे। ये हमें बीएड यानी बीएड जो होना चाहिए वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ये तो सभी ने जितने भी किया है सब जानते हैं इस चीज को। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय अवधि, ये बीएलएड है, ठीक है, 4 वर्ष का। ये बीए एड कर दिया है, ये बीएलएड है। ठीक। कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूची जाते जैसे वहां 5% था वैसे यहाँ पर भी वो चीज 5% दी गई है। पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों की न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% का छूट दिया जाएगा कक्षा 9-10 के लिए। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव टीचर होते हैं तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे गणित में अगर गणित का टीचर बनना चाह रहा है, उसके पास गणित की एलिजिबिलिटी है, तो गणित स्तर पर क्या होना चाहिए? गणित के साथ भौतिकी होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स का, या कंप्यूटर साइंस का, या रसायन विज्ञान का, या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी वो पढ़ा हुआ हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित विषय भी शामिल हो, उसमें विशेषज्ञता उसकी रही हो, यानी वो किया हो, बीटेक किया हो। विज्ञान स्नातक स्तर पर विज्ञान, अब ये गणित था, यहाँ पे विज्ञान है, विज्ञान के लिए ये चीजें वनस्पति विज्ञान हो, रसायन शास्त्र विज्ञान विषय में पठित हो, तथा अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल शामिल हो। क्या हो जा रहा है भाई? वो नहीं जा रहा, टच कर दे रहा है। एक बार उसी को टच करो, एक बार उसी को टच करो, हाँ एक बार टच करो खाली, एक बार खाली टच करो, बस आ गया। बढ़ा लो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, हाँ यहाँ पर हम लोग थे। अब ये सब्जेक्ट वाली जो चीजें हैं, अब हम लोग परंतु 11-12 वाले में आते हैं। ये 55% अंकों के साथ, ये 11-12 के लिए। विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय। माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, यानी भाषा के विषय में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब क्या है? कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। अब 11 और 12 के जो शिक्षक बनेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो चीज हम यहाँ देखते हैं।
विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक, यानी क्या होना चाहिए आपका, उत्तीर्ण हो, स्नातकोत्तर यानी पीजी हुआ हो उसका। यहाँ पे मत छूना, यहाँ पे मत देखना, नहीं तो वो चला जाएगा, बता रहा हूँ। ओके ओके ठीक, ये आपका पीजी होना चाहिए शिक्षक परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से। और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपका। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम क्या होना चाहिए, 45% अंकों के सहित स्नातकोत्तर यानी आपका पीजी होना चाहिए, अथवा इसके समतुल्य यानी इसके बराबर में 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम, दोनों चीजें हैं, पाठ्यक्रम में और नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड, यानी आप जो बीएड किए हुए हो वो क्या हो, एक मानी जानी यूनिवर्सिटी हुई रही हो, यानी जो जिसका वो हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जो मान्यता प्राप्त हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ये चीजें हैं। यहाँ पर भी वही 50% अंकों के साथ आपका क्या होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन, ठीक। अब न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। अब यहाँ पर भी वही चीजें जो है सब्जेक्टिव वाइज, परंतुक 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जैसे जो प्राइमरी में 5% था और 11, 12, 10, 9 और 10 में 5% था, वही चीजें 11 और 12 में भी 5% की रिजर्वेशन छूट दी जा रही SC, ST, दिव्यांग। अब यहाँ पे क्या है, अब ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट बताई गई है कि सब्जेक्ट एट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हावर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बायोलॉजी में क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड they have studies botany and zoology at graduation, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये चीजें आप में से होनी चाहिए, मैथ में, बायोलॉजी में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब 11-12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यानी कंप्यूटर विज्ञान के लिए 50% अंकों की न्यूनतम समूह विश्वविद्यालय डिटेल में ना जाओ, संस्थान। अब आप लोग ये चीजें देख लेंगे, NCERT, AICTE, मान्यता प्राप्त AICTE से क्या हो, मान्यता प्राप्त हो संस्थान से, या BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस, IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से क्या हो, डिप्लोमा हो, तो किसमें एलिजिबल होगा, कंप्यूटर के लिए। उसी तरीके से आपका ये क्वालिफिकेशन होगा, ये इसमें भी आप रहेगा तब भी आप जा सकते हैं उसमें कंप्यूटर में। ये क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA का मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि हो तब भी आप जा सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर हो। ये चीजें हुई। अब हम लोग परंतु 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जनजाति वाली वही 5% वाला रिजर्वेशन छूट जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं, यानी जो बीएड जो शिक्षक होंगे कंप्यूटर के उनके लिए बीएड क्या है, मैंडेटरी नहीं है। संगीत विषय के लिए समकक्ष यानी 11-12 में जो संगीत के टीचर रहेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 50% आपका वो होना चाहिए। विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर यानी पीजी में आपका क्या होना चाहिए, 50%। मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से या जिस संस्थान से आपने संगीत में आपने डिग्रीज ली हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त विद्यालय से नहीं या उसमें विवाद है तो जो भी फैसला होगा वो संस्थान का अंतिम होगा कि आपको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। वाणिज्य संकल्प यानी एएसपी वाणिज्य संकाय के 3 विषय क्रमशः ईपीएस उद्यमिता अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु ईपीएस उद्यमिता अथवा अकाउंटेंसी लेखा अथवा बिजनेस स्टडीज विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। हमें देखना है नीचे वाले में। अब देखते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। अर्हता में संबंधित स्पष्टीकरण, सब जरूरी नहीं है। ये चीजें मेन चीजों पे हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा, इस पर हम लोग एक नजर डालते हैं, देखते हैं क्या क्या है। प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटीईटी पेपर फर्स्ट अथवा बीटीईटी पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। प्राथमिक में क्या होना चाहिए, उसे सीटेट पास होना चाहिए पेपर फर्स्ट, या सीटेट पास हो या बिहार का जो टेट होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट आपको पास होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसईटी पेपर फर्स्ट एवं उच्च माध्यमिक के लिए, यानी ये माध्यमिक यानी 9 और 10 के लिए और 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटीईटी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जिस तरह से सीटेट फर्स्ट होता है और सीटेट सेकंड होता है उसी तरीके से बिहार के माध्यमिक यानी 9 और 10 के टीचर बनने के लिए आपका एसटीईटी पास होना चाहिए, सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जूनियर के लिए भी सेकंड पास होना चाहिए। अब परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, यानी जो पहले से पास है उनके लिए पास होना मैंडेटरी नहीं है। नोट क्या क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो गया। यानी जिनकी भी योग्यता है वो 31/8, यानी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है 12/7/2023,
लेकिन यहाँ पे जो दिया गया कि एग्जाम होने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट वो रिजल्ट हो वो इस डेट से पहले आ चुका हो तो मान्य होगा, अगर इसके बाद आता है तो वो मान्य नहीं होगा। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय ससमय यानी सही समय पर उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत यानी सत्यापन के उपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। इतर संबंधी सभी प्रमाण पत्र यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्धारित हों तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसा अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन के अंकित करना होगा और उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। यानी जो चीजें आपके पास हैं वो चीजें आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप वो चीज को डाल देंगे। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं वर्ग 1 से 5 तक के विषय के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटेट पेपर फर्स्ट यानी प्राथमिक के लिए देख लीजिए आप सॉरी 1 से 5 के लिए क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो यानी जो आपका जो डिप्लोमा चल रहा हो अगर वो क्या हो अंतिम वर्ष में हो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो आवेदन दे सकते हैं। यानी अगर वो उनका फाइनल ईयर चल रहा है तब भी वो क्या करेंगे दे सकते हैं। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा फाइनल ईयर है और सीटेट तो इस बार अलाउ भी कर दिया है कि आप शुरुआत में हो या फाइनल ईयर में हो आप सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप भी फॉर्म डाल सकते हैं। 31/8/2023 तक क्या होना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। आयु सीमा में यानी एज लिमिट क्या है, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 रखी गई है। यानी एज की जो सीमा है वो आपकी जो काउंट की जाएगी वो 1/8/2023 तक होगी। अब प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि इतना को यानी 1/8/2023 को अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष यानी कम से कम 18 वर्ष क्या हो पूर्ण हो जाना चाहिए तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु इतना तक क्या होना चाहिए 21 वर्ष हो जाना चाहिए यानी 21 वर्ष कंप्लीट हो। अधिकतम आयु सीमा पुरुष का क्या होना चाहिए 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला यानी पुरुष के लिए क्या है अनरिजर्व के लिए 37 और बाकी और लोगों के लिए क्या है यहाँ पे 40 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए क्या है 42 वर्ष। और वर्धक के सेवानिवृत्ति की आयु यानी जो लोग रिटायर हो जाते हैं सेवानिवृत्ति यानी सेना से उनके लिए ये निर्धारित सीमा क्या है 60 साल। आयु सीमा में छूट, अब किसको किसको क्या क्या छूट दी गई है हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट यानी इसी दिनांक से आपको क्या दिया जाएगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको। अब ये चीज माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 विज्ञापन इतना के अनुसार आपको यही यानी जो डेट मेंशन की गई है वो इसी डेट से आपकी की जाएगी और STET यानी सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 आपका पास होना चाहिए। अब आयु सीमा 8 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष का छूट दिया गया है। कब? उनकी छूट दिनांक इस डेट में उनका क्या हो, मानक देय होगी, यानी उनकी जो एज की जो है वो इस डेट से काउंट की जाएगी, इस डेट तक। बाकी और चीजें आप लोग देखते रहिएगा, वरना हम जो मेन चीजें हम सिलेबस पे आते हैं, इस सिलेबस में यहाँ पे ये चीजें देखते हैं हम। लिखित परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें हैं, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भाषा से क्वेश्चन पूछे, भाषा का 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम 2 घंटे का रहेगा और जो नंबर रहेंगे यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। अब प्राथमिक से उच्च माध्यमिक यानी 1 से लेके 12 तक के लोगों के लिए ये भाषा का जो पेपर है वो सभी के लिए क्या है, मैंडेटरी है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, यानी सभी को इसका पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और भाग 2 में हिंदी भाषा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी 3 भाषाओं में से किसी एक को आपको चूज करना होगा जिसमें आप सक्षम हैं, जिसमें आपको महारत हो। इस पत्र का अर्थ दोनों भाग को मिलाकर क्या होना चाहिए, 30%, यानी 100 में से आपको लाना मैंडेटरी। अगर आप 30 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, आपको सुपर यानी उसमें अगले एग्जाम में बैठने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप इसमें क्वालिफाइड नहीं हैं। ठीक, अब यही चीजें हैं, ये तो मैंडेटरी हैं। अब ये प्राथमिक के लिए विषय क्या क्या है, सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे 120 मिनट। इसमें देखिए, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये जो कॉमन पेपर सबका, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो मेन पेपर होंगे उसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है, अभी हम लोग नीचे देखेंगे। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। करंट अफेयर की क्लासेस और करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ पे रोज सुबह में 7 बजे चलती है। आप लोग जुड़े इससे, और आप लोगों का इससे बहुत फायदा होगा बिहार टेट में। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी SCERT, जिसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो भी क्लास चलेगी, अच्छा, वो इसी बेस पे चलेगी। जो ये SCERT और आता है NCERT, आता है कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था और NCERT कब बनी थी और SCERT कब बनी थी। ये 1961 में बनी थी और ये इसके 20 साल बाद 1981 में बनी। ठीक, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं माध्यमिक यानी 9 और 10 के टीचर होने की। ये पत्र 2 भागों में होगा। यहाँ पर अंक कितने होंगे, 180 और 40, यानी टोटल कितने होंगे, 200। परीक्षा की अवधि क्या है, 2 घंटे। टोटल क्वेश्चन 120 और नंबर 120। 80 क्वेश्चन पार्ट 1 में रहेंगे और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन, 120। अब यहाँ पे सब भाग 1 में क्या है, एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से 3 में से कोई एक होना चाहिए। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये पार्ट 1 में से रहेंगे। इनमें से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विषय पत्र माध्यमिक जो भी होगा वो क्या होगा, NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर क्या होगा, उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता, यानी
मिनिमम एलिजिबिलिटी के अनुसार जो आपकी है उसी के बेस पे ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। भाग 2 में क्या है, जो 40 नंबर के आएंगे, इसमें हमारा एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के यानी 10 तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये देते तो है माध्यमिक बट लेवल हाई होता है, इसको आप ध्यान से रख के तैयारी करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पे प्राथमिक कहा जा रहा है उस पर लेवल, बट अपने लेवल को अगर 5 तक का गया तो आपको 10th लेवल तक का तैयार करके जाना है। और हम लोग यहीं पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के बेस पे क्लासेस चल देंगी। आप लोग बराबर आके इस चीज को देखें, आपको फायदा मिलेगा। कहाँ पे? बिहार टेट पे। आप लेकिन इसका स्तर क्या होगा, उम्मीदवार तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। अब ये 11-12 में क्या होगा, 120 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे, उधर कर लो थोड़ा। 120 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे। ये सामान्य विषय एवं सामान्य अध्ययन यानी विषय से भी क्वेश्चन आएंगे। भाग 1 और भाग 2 में ये भी बटा हुआ है। भाग 1 से 80 क्वेश्चन आएंगे। भाग 1 से आपका क्या आएगा, 2 भाग में बटा हुआ है। भाग 1 से 80 क्वेश्चन और ये देखिए भाग 1 से आपका 80 क्वेश्चन और भाग 2 से आपका 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 80 क्वेश्चन 80 नंबर। भाषा में क्या क्या दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। ये क्या है, एक के पार्ट है। और ये जो होगा इसका जो लेवल होगा क्या होगा, एनसीईआरटी से संबंधित होगा और इसका लेवल उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2, एक सामान्य अध्ययन पत्र। इसमें क्या होगा, भाग 2 में ये आपके लेवल के अनुसार होगा और इसमें जो होगा प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। ये किसके बेस पे होगा, ये आपके उम्मीदवार है तो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी आपके लेवल के अनुसार होगा। बट अपने उस लेवल जो लेवल दिया है ना, इस लेवल से ऊपर उठ के तैयारी करनी है, तभी हमारा एग्जाम में कल्याण होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा क्या होगी, एमसीक्यूज होगी यानी ऑब्जेक्टिव होगी। एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। अब इसमें इनकी जो पासिंग मार्क दिया है प्रत्येक गलत उत्तर वो अलग अलग दिया है और इसमें जो मेन सब्जेक्ट रहेगा इसमें क्या है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होगा, निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूजन में कि एक जगह पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी और दूसरी जगह पे निगेटिव मार्किंग है, इस चीज को समझ लो। जो मेरा मेन हमारा लैंग्वेज का पेपर है जो 100 नंबर का है, उसमें सभी को पास होना है, चाहे वो 1 से लेकर 8 तक का टीचर हो या 9-10 का हो या 11-12 का हो, सभी को वो लैंग्वेज में 100 में से 33 नंबर लाने मैंडेटरी है, वो पासिंग मार्क है। और दूसरा जो मेन पेपर है जो एस्टेट करके है यानी सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है और उसमें पास होने के लिए सभी कैटेगरीज को कितने कितने लाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे ये देखिए ये डेट दिए गए हैं और उम्मीदवारों के लिए ये है, अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को कितना लाना है, कम से कम 40%।
पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को कितना लाना है, कम से कम पासिंग मार्क 36.5%, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को कितना लाना है, कम से कम 34%। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को कितना लाना है, कम से कम 32% न्यूनतम अर्हता यानी लाना है। अन्यथा अदरवाइज प्रतियोगिता परीक्षा से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, यानी इसमें जो भी चीजें हैं, ऊपर सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, उसमें से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन करेगा, भले वो 2 विषय में सीटेट में क्वालिफाई कर लियो, एक बार ये सब्जेक्ट लिया दूसरी बार वो, लेकिन भरते समय फॉर्म में क्या करेगा, वो एक ही विषय का चयन करेगा। एक चीज और यहाँ पे जो मेन चीज है कि यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार क्या है यहाँ पे नहीं, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल परीक्षार्थियों की अपवैधनिक मेरिट, यानी जो भी बच्चे पास होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, लिस्ट बनेगी, ठीक है। और इसमें जो चीजें हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा। मेधावी सूत्र तैयार करेंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समान होंगे। उम्र में समानता होने पर क्या होगा, देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। इस चीज को समझ लो यहाँ पे कि जिसका नंबर है वो तो नंबर में आगे बढ़ गया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी के नंबर, 2 बच्चों के नंबर 90 आ गए, ठीक है, 90, अब उनमें वरीयता किसको दी जाएगी, इनकी एज क्या है, 32 है, और इनकी एज 31 है। तो अब 90 नंबर तो सेम है, बट इस बंदे को यानी इस स्टूडेंट को वरीयता दी जाएगी, यानी टीचर इसी को दिएगा, टीचर यही होगा, जो इनका ये रोल है। दूसरा क्या है कि अगर बच्चा दोनों 2 बच्चे हैं, ए और बी, दोनों के नंबर क्या है, 90 हैं, और अब क्या है, एज भी क्या है, 30 मान लो, सेम है, एज क्या है, सेम है। अब इनका नाम आकाश है और इनका नाम कमलेश है, ठीक है, आप लोग समझ लेना, ये कमलेश है। तो अब जो ये देवनागरी लिपि यहाँ पे दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। नंबर भी बराबर है, एज भी बराबर है, बट क्या है, नाम, भाई साहब नाम के चक्कर में भी आप कुछ लोग होंगे ऐसे, बट खुदा न खास्ता ऐसा ना हो तो बेहतर है, बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो अब यहाँ पे नंबर बराबर है, एज बराबर है, नाम है आकाश और कमलेश, तो आकाश को यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा, कमलेश को बाहर कर दिया जाएगा। किसके बेस पे, सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि में वर्णमाला के बेस पे, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये ऑनलाइन करने के प्रोसेस है, ऑनलाइन वाली चीजें एक अलग वीडियो में बता दी जाएंगी कि आप लोग किस बेस पे कैसे कैसे क्या क्या आवेदन करते समय 3 जिला फॉर्म भरें। 3 जिला का आधिमता और वही क्रम, ठीक है। ये अदर जो निर्देश है इसको देख लेते हैं। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। जिस तरह से यूपीएससी में एक लिमिट होती है कि आप इतनी बार फॉर्म भर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो दिया गया है कि आप मैक्सिमम क्या देख सकते हैं,
3 बार। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा यानी जो भी उनका जो अपना रूल होगा वही मान्य होगा। आप अगर अदरवाइज आप कुछ भी करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्य से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवार का मूल्यांकन किया जाएगा। उनकी ये वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट, यानी अगर आपको ये चीज़ें हम आपको खुद बताएंगे लाके कि आपको पाठ्यक्रम इस वेबसाइट से लाके ढूंढना, हम आपको यही बताएंगे। ये चीज़ अगर आप चाहे तो ढूंढ भी सकते हैं, नहीं तो हम आपको यहीं पे क्लास में आपको सब बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आरक्षण, आरक्षण वाली चीज़ें जो वही ऊपर दी गई हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मेल फीमेल सभी के कैटेगरीज में वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ ऊपर देख लिया है। ईडब्ल्यूएस की हैं। अभी आरक्षण की जो अब इसमें कोटि दिया है, वहाँ पे फॉर्म में आएगा कि कोटि डालना है, तो आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आप कोटि 1 डालेंगे। अगर अनुसूचित जाति कास्ट से हैं यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से, तो आप कोटि कोड 2 डालेंगे। एसटी से हैं शेड्यूल ट्राइब्स तो आप 3 डालेंगे। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आप 4 डालेंगे। बीसी बैकवर्ड क्लास से हैं तो आप 5 डालेंगे। बीसीएल है बैकवर्ड क्लास लेडीज है तो आप क्या डालेंगी, 6 डालेंगे। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो आप कोटि कोड 7 डालेंगे। अब यहाँ पे दिव्यांगता है कि अस्थायी दिव्यांगता यानी प्रमाण पत्र जो बच्चे ओएचपीएच में आते हैं उनकी जो वो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, जो उनका प्रमाण पत्र हो, वो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ बच्चों में क्या होती है कि टेम्परेरी वो क्या होते हैं, दिव्यांग होते हैं, यानी स्थायी, और अस्थायी यानी जो बीमारी हमें आगे चल के जिस चीज़ से हमारा वो हो जाए, बैकअप हो जाए, यानी जो ठीक हो जाए, वो हमारा क्या आ जाएगा, अस्थायी में। तो अस्थायी वाले का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए कि आपका ठीक हो गया है, या साल भर का आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल कराते रहना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपकी दिव्यांगता स्थायी है तो आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी दिव्यांगता अस्थायी है तो आपको रिन्यूअल कराना मैंडेटरी है, वरना आप बाहर कर दिए जाएंगे। मेन जब आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये चीजें हो गई। नियुक्ति नियमावली 1 से 5, 12। अब ये जो ईडब्ल्यूएस वालों का है, ये 10% रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। यह 10% का रिजर्वेशन जो 26/2/2019 से अभी लागू हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, ये सभी राज्यों में वैलिड करार दिया गया है। वित्तीय वर्ष, और ये क्या होना चाहिए इसका लेवल, ये 2022-23 का भी अगर है तो क्या होगा, मान्य होगा। और ये हर साल क्या कराना पड़ता है, रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब यहाँ पे आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को समय प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन है तो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब भी जो भी चीज मांगी जाएगी वो आपको देना मैंडेटरी होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र किस बेस के लिए लिया जाएगा, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए लिया जाएगा। विज्ञापन की अंकित कंडिका 4, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ये शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। बिहार राज्य का क्या होना चाहिए, स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के हैं तो आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए जो निवास प्रमाण पत्र है। पिछड़े वर्ग का क्या होना चाहिए, उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए इनके पास, महिला उम्मीदवार के लिए नाम पता के निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।
दावा करने की स्थिति में। पिछड़े वर्ग का अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर का घोषणा पत्र होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए लेके जाओ, वहीं से लेके जाओ। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया भाई। शुल्क ये ऊपर ही है, बस ये यहाँ पे ये चीजें आपके पास क्या होना चाहिए? इसका निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका भी क्या होना चाहिए? इससे पहले ये जो इसके साथ आपका 22-23 का क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र। दावा करने की स्थिति में अगर पूछा जाता है आपसे तो दिखाने के लिए डीडी का अगर यानी इस बधिर दिव्यांगता का दावा करने पर आपको IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग यानी OH ऑर्थो हैंडीकैप मनोविकार दिव्यांगता एवं बहु दिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटीज एवं दृष्टिबाधित VI विजुअल इम्पेयरमेंट का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। कहाँ से? इस संस्थान से। भूतपूर्व सैनिक यानी ये चीजें जो आपके पास जिस भी आप प्रमाण पत्र को लगा रहे हो वो आपका एक सर्टिफाइड जगह से वो चीज होनी चाहिए। आपका वो प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र आपका होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ यानी 2 फोटो होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति यानी आप जो फॉर्म भरेंगे उस समय उसकी एक फोटोकॉपी आप प्रिंट करके रख लेंगे। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत यानी कि एडमिट कार्ड की प्रति, आप जो एडमिट कार्ड निकालेंगे एग्जाम देने के बाद वो भी आप अपने पास एक रख लेंगे। एग्जाम देने जाए वो भी आप संभाल के रखें। उसका भी बाद में DV के टाइम पूछा जाता है कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ पे है। प्रमाण पत्रों की जांच, नियुक्ति प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच कर लेंगे। यानी जो भी आपके प्रमाण पत्र उसकी क्या हो, एक बार चेक हो जाना चाहिए वो चीज। प्रमाण पत्र जली या गलत पाए जाने पर, देख लो भाई साहब, जली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द हुए, वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं या जल जाते हैं, आप उसका सबूत नहीं दे पाते हैं, तो आपको किस एक्ट, उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के अनुसार आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा और आपसे उसकी रिकवरी भी की जाएगी। पैसा वापस, जो पैसे वापस किए जाए, पैसे जो आप कमाए हैं, जो आपकी सैलरी आई है वो आप ले लिए जाएंगे। अब आता है शुल्क, कितने कितने किस किस कैटेगरी के लगने हैं। सामान्य कैटेगरी का 750 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 200 रुपए, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए यानी सभी कैटेगरीज के महिलाओं के लिए कितना है? 200 रुपए। दिव्यांग आर्थिक यानी 40% या उससे अधिक, यानी उनकी डिसेबिलिटीज में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता है तो उनके लिए क्या है? 200 रुपए फीस है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए क्या है? 750 रुपए। नोट में क्या है देख लो। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या
अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षण शुल्क के आधार पर अंतर्निहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। यानी अगर किसी कैटेगरी में है और वो उस कैटेगरी को वहां पे शो नहीं कर पा रहे कि हम इस कैटेगरी के हैं तो उनकी जो ये है क्या है परीक्षा शुल्क समान रहेगी और अभ्यर्थिता क्या होगी सुरक्षित बरकरार रहेगी। और अगर अपने उस कैटेगरीज को मेंशन करते हैं और उसका प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, भले ही वो पास हो, नौकरी के योग्य हो उनके नंबर। अब ये जो ऑनलाइन की तिथि है वो इसी महीने में 15/6 से स्टार्ट होने वाली है और अगले महीने जुलाई तक चलने वाली है, 12 तक। अब इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। यानी अगर पेमेंट कर दिए तो फाइनल सबमिट हो गया, पेमेंट करने से पहले आप उसमें एडिट कर सकते हैं जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्टि में, यानी आप जब फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म भरने में अगर फी पेमेंट करने के पहले आपके पास ऑप्शन रहता है उसमें कि आप उसको रीचेक कर लें, कहीं पे मिस्टेक है तो उसको सही कर लें। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका फाइनल माना जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपका जो वो है फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब वो उसमें चाहे गलत हो या सही हो, तो रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है कि आप फॉर्म भरें, फॉर्म और पेमेंट करने से पहले आप उसको एक बार 2 बार चेक कर लें कि आप में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। भुगतान वापस नहीं होगा, वो है कि अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो आपका क्या होगा, भुगतान वापस नहीं होगा। ये ऑनलाइन ईमेल नंबर, ये चीज़ें बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। इसमें आपका भी एक सहयोग हो। जय हिंद, जय भारत।